Hi everyone, my name is Siddharth Sharma and this is a lesson on French Revolution for Unacademy Stars 2024 program. हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत इन अंकल की कहानी से होती है। इनका नाम है लुई 16 जो कि बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। डायनेस्टी का मतलब होता है राजघराना, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यानी अलग अलग राजा एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसी तरीके से लुई 16 भी बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लुई 16 की शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई थी। सुंदर है ना? पढ़ाई कर लो ना, तो पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे। तो लुई 16 जो थे, ये जब राजा बने तो इनको जो ट्रेजरी मिली वो पूरी तरीके से एम्प्टी मिली। इसका रीजन क्या था? क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, इनके जो प्रेडेसेसर्स थे, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और उनकी गलत फाइनेंसेस के कारण ट्रेजरी खत्म होती जा रही थी। तो जब तक लुई 16 राजा बने तब तक तो ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। अब आप बोलेंगे सर एक ऐसा राजा, ये कैसा राजा बिना पैसों के कैसे देश चलाएगा? तो देखिए होता क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी के 3 पार्ट थे। फर्स्ट एस्टेट जिसे क्लर्जी, सेकंड एस्टेट इज नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट इज कॉल्ड पीजेंट। सी फॉर क्लर्जी, सी फॉर चर्च। तो जितने भी लोग चर्च में काम करते थे, जैसे फादर, प्रीस्ट, ये सब क्लर्जी में आते थे। नोबिलिटी में जो भी रॉयल फैमिली से होते थे वो सब नोबिलिटी में आते थे। और जो बच गए, डॉक्टर से लेके स्वीपर तक, टीचर से लेकर इंजीनियर तक, जो भी बच गए, जो क्लर्जी और नोबिलिटी का पार्ट नहीं है, यानी जो चर्च में नहीं है और ना ही जो रॉयल फैमिली में बिलोंग करते हैं, वो पीजेंट्स में आते थे। अब फ्रांस का सिस्टम कुछ इस तरीके का था कि जितना भी टैक्स है वो सबसे पीजेंट्स देंगे। इनफैक्ट पीजेंट्स को 2 तरीके का टैक्स देना पड़ता था। एक ये पीजेंट्स टैक्स देते थे क्लर्जी को, जिसे कहा जाता था टाइथ, और एक ये टैक्स देते थे नोबिलिटी को, जिसे कहा जाता था टेल। अब ये चीज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, व्हाट इज टाइथ एंड व्हाट इज टेल? द टैक्सेस कलेक्टेड बाय क्लर्जी फ्रॉम पीजेंट्स इज कॉल्ड टाइथ एंड द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम नोबिलिटी फ्रॉम पीजेंट्स इज कॉल्ड टेल। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि जो ये नोबिलिटी थी, यानी जो राजा थे, ये इनसे जो टैक्स खरीदते कलेक्ट करते थे, जिसे टेल कहा जाता है, उसके बावजूद फ्रांस नहीं चल पाता था। तो ये क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो उधार पे पैसा देते हैं, उनसे भी पैसा उधारी पे लेते थे। तो पहले तो ये इनसे टैक्स ले रहा है, उसके साथ साथ ये मनी लेंडर से भी पैसा उधार ले रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी फ्यूचर यूज होगा। अब ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, पीजेंट्स, इनमें कुछ लोग थे जो धीमे धीमे ज्यादा पैसा कमाने लगे थे और सोसाइटी में ऊपर आने लगे थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्चुगीज ट्रेवलर था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया था। तो जब वो इंडिया आया, उसने इंडिया से ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ली और उसको ले जाके यूरोप में बेचा। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है और यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है। तो जब उन्होंने काली मिर्च खाई तो उनको गर्म फील हुआ। तो इसके लिए उन्होंने वास्को डी गामा को मुंह बोले पैसे देना चालू किए और वास्को डी गामा रातों रात अमीर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे जो इंडिया से, एशिया से, अफ्रीका से चीजें लेते थे। जैसे चाइना से सिल्क ले लिया, इंडिया से स्पाइसेस ले लिए, अफ्रीका से जेम्स स्टोन्स ये सब ले लिए, और जाके सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट के लोगों को बेच बेच के पैसे वाले होते जा रहे थे। ये जब पैसे वाले होते जा रहे थे तो ये अपने आप को पढ़ाते भी थे, अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे। साथ ही साथ इनने दुनिया देख रखी थी, तो इनको ये भी पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हम अपनी सिचुएशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये थर्ड एस्टेट यानी पीजेंट से ही निकल के आए थे। इसके साथ ही साथ उस टाइम पे कुछ फिलोसोफर्स थे, जैसे कि जॉन लोक, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक रोजियो। इनकी कुछ ये किताबों का नाम है। इन किताबों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको एग्जाम में कभी कभी MCQ में पूछ लेते हैं कि जीन जैक रोजियो की किताब का नाम क्या है, और उनकी किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, इनके अंदर एक नई आप कह सकते हैं कि उम्मीद आ गई थी। इन फिलोसोफर्स की बात देखकर, किताबों को पढ़कर, दुनिया घूमकर, इनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें भी चेंज करना चाहिए और हमें भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। ये सब फ्रांस में चल ही रहा था। तभी फ्रांस में एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां आपकी बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी डेंजर में होती है। फॉर एग्जांपल, अपन इंडिया में कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान को ये 3 चीजें चाहिए, उसके बगैर उसका जीवन नहीं। तो जब आपकी 3 चीजें भी डेंजर में आ जाएं, आपके पास खाने के लाले हो जाएं, तो उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आ गया? सर, फ्रांस के लोगों के पास खाना कैसे कम पड़ गया? तो फ्रांस के जो लोग थे, उनके साथ क्या था कि उनकी पॉपुलेशन जो थी, 75 साल के अंदर उनकी पॉपुलेशन धड़ल्ले से 5 मिलियन बढ़ गई। 75 ईयर्स के अंदर 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई।
और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो कम होती जा रही थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और खाना कम हो रहा है। अरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनको खिलाओगे क्या? तो पॉपुलेशन के साथ खाना भी तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन खाना कम होता जा रहा था। अब खाना कम क्यों हो रहा था? खाना कम होने के रीजन बहुत सारे थे। फॉर एग्जाम्पल, कभी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई है, तो कभी मौसम की मार। कभी कभी क्या होता था कि आपने फसल तो लगी है लेकिन सूखा पड़ गया, फसल तो लगी है लेकिन हेल स्टॉर्म आ गया, तो ये फसल इनकी बर्बाद हो जाती थी और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में खाने की भी कमी हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रांस में 1780s के टाइम पे सबसिस्टेंस क्राइसिस आया था। एक तरफ फ्रांस में ये सब तो चल ही रहा था और हमारे लुई 16 भाई साहब क्या कर रहे थे, आइए इस पे देखते हैं। इस वर्ल्ड मैप में आपको दो कंट्रीज को नोटिस करना है, एक यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस। एक टाइम पे इन दोनों के ऊपर एक रेस ही चल रही थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉलोनीज कौन बना सकता है। जैसे यूके ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, तो फ्रांस ने फ्रेंच गुयाना को कॉलोनी बना लिया। इसी सीक्वेंस में यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की 13 स्टेट्स को अपनी कॉलोनी बना लिया। 13 स्टेट्स को अपनी कॉलोनी बना लिया। फ्रांस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रांस ने यूएसए के लोगों को भड़काना चालू किया कि हम आपको पैसा देंगे, ये पैसा देंगे। इनके पास तो खुद पैसा नहीं था, लेकिन तब भी कह रहे हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप अपनी आज़ादी के लिए लड़िए और उनको मार के भगा दीजिए। फ्रांस की मदद से यूएसए ने यूके को मार के भगा दिया और इसीलिए फ्रांस के फ्लैग में आज भी आपको यहाँ पे 13 स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। हर स्ट्राइप उस कॉलोनी को, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है जिसने यूएसए की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से फ्रांस के जो राजा थे वो देश चलाने के लिए पहले तो पीजेंट से एक टैक्स ले रहे थे विच इज कॉल्ड टेल, लेकिन उसके बावजूद उनका देश नहीं चल पाता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग पैसा उधार पे लेते थे। तो ये पैसा जो उधार पे लेते थे वो तो चल ही रहा है। अब यूएसए की मदद करने के लिए जो पैसा आया वो कहां से आया? तो उन्होंने वो पैसा भी उधार पे लिया था और इनने 1 बिलियन लिवरेज का उधार और ले लिया। तो जो लोग उधार दे रहे थे उन्होंने राजा से बोला, राजा साहब बहुत उधार ले रहे हो, अब हम आपसे 10% इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है बढ़ा लो, मेरे को कौन सा अपनी जेब से देना है, तुम मुझसे जो इंटरेस्ट लोगे वो मैं इंटरेस्ट भी पीजेंट से उखाड़ के तुमको दूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं अब थर्ड एस्टेट यानी पीजेंट के ऊपर और टैक्स लगा दूंगा। लेकिन कहानी में कैच है। एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रांस की ओल्ड रेजिम के अंतर्गत फ्रांस का जो मोनार्क यानी जो राजा होता था वो सब कर सकता है। वो किसी कंट्री पर अटैक कर सकता है, किसी दूसरे की लड़ाई में घुस सकता है, उसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन एक चीज छोड़ के कि वो टैक्स अपने मन से नहीं बढ़ा सकता है। तो ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे लुई 16 का भी क्या रिएक्शन रहा होगा। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता था, उनको एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब आप बोलोगे सर एस्टेट जनरल क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रांस में 3 एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट इज कॉल्ड पीजेंट। तो इन तीनों की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों की एक मीटिंग बुलाई। आखिरी बार ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी, मतलब 150 साल पहले। अब इनने ये मीटिंग बुलाई। जो ये मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग में आप ये फोटो में बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी कि इस मीटिंग में एक तरफ 300 लोग बिठाए गए फर्स्ट एस्टेट के, दूसरी तरफ 300 लोग बिठाए गए सेकेंड एस्टेट के, और तीसरी तरफ 600 लोग को पीछे खड़ा कर दिया गया। ये 600 लोग कौन थे? जो थर्ड एस्टेट यानी जो पीजेंट्स कैटेगरी के बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग को बैठने की जगह दी, सेकंड एस्टेट के 300 लोग को बैठने की जगह दी, और थर्ड एस्टेट वालों को तो बैठने की भी जगह नहीं दी, बोले पीछे खड़ा रहो चुपचाप। आ रही बात समझ में? तो आप जैसा कि देख सकते हो कि ये तो बहुत ही चीटिंग वाली बात है। यहाँ तो खुद ही बेइज्जती हो गई इन लोग की। तो यहाँ पर पहली बेइज्जती तो यहाँ पे हो गई। तो ये जो मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 में पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि हमें टैक्स बढ़ाना है। मैंने बताया ना राजा को टैक्स बढ़ाने थे। क्यों बढ़ाने थे? क्योंकि इनके ऊपर 10% ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था वो उनको देना था। तो राजा ने डिसाइड किया कि भैया मैं तो टैक्स बढ़ाऊंगा, अब आप देख लो। तो ये जब आया तो फिर वोटिंग पे गई बात। अब लेकिन वोटिंग का सिचुएशन कैसी थी कि फर्स्ट एस्टेट के लोगों को 1 वोट मिलता था, सेकेंड एस्टेट के लोगों को 1 वोट मिलता था, और थर्ड एस्टेट के लोगों को 2 वोट मिलते थे। आपने एक बार नोटिस करी, जबकि ये 300 लोग हैं, ये 300 लोग हैं और ये 600 लोग हैं, लेकिन सबको एक वोट मिलेगा। फर्स्ट एस्टेट के लोगों को भी 1 वोट मिलेगा, सेकंड एस्टेट के लोगों को भी 1 वोट मिलेगा, और थर्ड एस्टेट के लोगों को भी 1 वोट मिलेगा। तो अगर ऐसे में राजा बोलेगा ठीक है टैक्स बढ़ाना, बताओ कौन कौन मेरे फेवर में हो, तो ये तो बोलेंगे हाँ हाँ बढ़ा दो क्योंकि इनको तो देना नहीं है। ये भी बोलेंगे हाँ हाँ बढ़ा दो क्योंकि इनको तो देना नहीं है। और ये लोग जिनको टैक्स देना है ये मना कर रहे हैं कि नहीं 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 मत बढ़ाओ मत बढ़ाओ, लेकिन ये कर भी क्या लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वोटिंग ये वोट पास हो जाएगा 2-1 से। 2 लोग बोल रहे हैं वोट बढ़ा दो, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के, और ये लोग मना करते रह जाएंगे लेकिन नहीं होगा।
थर्ड एस्टेट वालों की डिमांड थी कि हम चाहते हैं कि हर आदमी को एक वोट मिले, लेकिन लुई 16 ने इनकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इस तरीके से थर्ड एस्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। अब यहाँ से थर्ड एस्टेट के लोग वॉकआउट कर गए, उन्होंने घर चले गए, बोले यार ये कैसा राजा है, हमारी सुनता नहीं, बट टैक्स पे टैक्स बढ़ाता जा रहा है, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। वो लोग अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ दिन बाद आपको याद होगा ये जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो 5 मई 1789 में हुई थी। फिर कुछ दिन बाद यानी अगले महीने 20 जून 1789 में थर्ड एस्टेट के लोग उसी पैलेस के टेनिस कोर्ट पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार की मीटिंग में ये लोग सब वॉकआउट कर गए थे, इन्होंने कहा था ना नहीं हम नहीं आ रहे, तो राजा ने भी कहा था हाँ जाओ तुमको बुला भी कौन रहा है। तो जब ये लोग वापस से इकट्ठा हुए तो इन्होंने डिसाइड किया हम उसी पैलेस के अंदर तो जा नहीं पाएंगे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उस पैलेस के टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा हो जाएंगे। और इन लोगों ने उस टेनिस कोर्ट पे खड़े होके ये एक ओथ ली कि अब हम लोग अपने आप को नेशनल असेंबली बना रहे हैं और हमारा एजेंडा ये है कि अब हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उन्होंने ये बनाया कि जब तक कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते हैं हम लोग इस टेनिस कोर्ट से हटेंगे ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर ये थर्ड एस्टेट के लोग इतने हिम्मत वाले कैसे हो गए, एकदम से इनके दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो मिडिल क्लास का जो लोग था उसके एस्पिरेशंस बढ़ रहे थे, साथ ही साथ थर्ड एस्टेट के लोगों का कुछ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग भी साथ दे रहे थे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिराबियो का नाम लिखा हुआ है जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और अगर ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये कौन से एस्टेट के आएंगे, सेकेंड एस्टेट, यानी कि ये कौन से चीज से बिलोंग करेंगे, नोबिलिटी से बिलोंग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अंकल का मैंने नाम लिखा हुआ है एबीसीएस, ये जो थे ये प्रीस्ट थे, यानी कि फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी से बिलोंग करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के भी कुछ लोग थे उनको समझ में आ रहा था कि हम लोग थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग निकल के आए और उन्होंने इनका साथ दिया और टेनिस कोर्ट पर इन्होंने इकट्ठा होकर ओथ बनाई कि अब हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस का। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि फ्रांस के लोग जब ये नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई थे और जो अपने आप को नेशनल असेंबली बोल रहे थे, ये लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे थे उसी टाइम पे फ्रांस में एक सीवियर विंटर आता है और ऐसे विंटर के कारण फ्रांस की जो पूरी क्रॉप है वो क्रॉप फेल हो जाती है। तो जब फ्रांस की क्रॉप फेल हो जाती है तो वहाँ पे ब्रेड की भी लाले पड़ जाते हैं। पता चला बेकरी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ऐसे में क्या होता है, धीमे धीमे करके जो लोग हैं जब वो घंटों लाइन में खड़े रहते थे तो वो फ्रस्ट्रेट होने के कारण वो लोग कई बार बेकरी पे हमला कर देते थे। यहाँ पे आप एक ये फोटो देख सकते हो जहाँ पे आप देख सकते हो लेडीज ने वेपन्स उठा लिए हैं, सिर्फ ये लड़ाई हो रही है ब्रेड के लोग के लिए, ब्रेड के लिए। तो ब्रेड के लिए फ्रांस के लोग सड़क पर आ गए। तो ये सब जब चल ही रहा था कि जब फ्रांस के लोग सड़क पर आ गए थे तो किंग लुई 16 ने अपनी आर्मी को ये ऑर्डर किया कि आप पेरिस की सड़कों पे जाएं और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं इनको रोकें। लेकिन जब ये लुई 16 ने ये ऑर्डर किया तो लोगों को लगा कि लुई 16 ने आर्मी भेजी हमारे ऊपर ओपन फायर करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, लुई 16 से बदला लेने के लिए लुई बेस्टाइल प्रिजन के ऊपर हमला कर दिया। बेस्टाइल प्रिजन का जो स्टॉर्मिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है। तो 14 जुलाई 1789 पर लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन पे हमला कर दिया। लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन ही क्यों चूज किया, इसके दो रीजन थे। एक, बेस्टाइल प्रिजन पे हमला करने से इनके ये था कि इन लोग को वेपन्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रिजन है तो वहाँ पे पुलिस वाले होंगे और पुलिस वालों के पास वेपन्स तो होते ही हैं, तो इनको वेपन्स चाहिए थे ताकि आगे ये लुई 16 से और लड़ सकें। और दूसरा जो बेस्टाइल प्रिजन था वो फ्रांस के राजा की क्रुएलिटी का एक निशान था। मतलब लोग डरते थे कि अगर अपन ने कुछ गलत कर दिया तो फ्रांस के राजा हमें बेस्टाइल प्रिजन में डाल देंगे। तो वो बेस्टाइल प्रिजन पे हमला करके ये बताना चाहते थे कि अब हम तुमसे डरते नहीं हैं। तो लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन पे हमला कर दिया और बेस्टाइल प्रिजन पे हमला करने के बाद वहाँ पे जो भी कैदी थे उनको आज़ाद करा दिया और उन्होंने वहाँ से निकला। कुछ लोग इवन बेस्टाइल प्रिजन का जो स्टॉर्मिंग हुआ था इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि लोग वहाँ से पत्थर तक उठा के ले आए थे एज अ सुवीनियर। अपने घरों में लोग रखते थे कि ये पत्थर देख रहे हैं, पत्थर ये हमने बेस्टाइल प्रिजन पे जब हमला किया था ना वहाँ से उठा के लाए थे। तो इस तरीके से बेस्टाइल प्रिजन जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सब जब चल ही रहा था, तो जब कहानी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सब जब चल ही रहा था तो एक चीज़ यहाँ पे ये बताई गई कि गाँव में एक खबर फैल गई कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो फसल लगी हुई है उसके ऊपर वो आग लगा देंगे। अब देखिए अफवाह का कोई सर पैर नहीं होता। आप खुद सोचिए, फ्रांस जो ऑलरेडी खाने के लिए तरस रहा है, विंटर के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई है, लोग बेकरी के सामने बड़ी बड़ी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं ब्रेड के लिए।
ऐसे में कोई खेतों में आग क्यों लगाएगा, और जो खेत जिसका है वो खुद ही आग क्यों लगाएगा। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं, ये खेतों में आग लगाने वाले हैं। तो जितने भी लोग थे इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे इनके घरों में हमला कर दिया और उनके वहाँ जितने भी गोडाउन के अंदर अनाज रखा हुआ था वो सब अनाज लूट लाए। और वो लोग एक रिकॉर्ड रखते थे कि किससे लेबर के कितने रुपए देने हैं, किससे कितनी लेबर करवानी है। इन लोगों ने वो लेबर के रिकॉर्ड को भी जला दिया। अब इस अफवाह के पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, अब ये आप ही डिसाइड करें, क्योंकि अफवाह ये थी कि इन्होंने आग लगा दी है और उसके बदले इन्होंने क्या किया, लूट मचाई और उन्होंने उस चीज़ों को जला दिया। तो जब ये सब हुआ और जब ये फ्रांस के इतने बुरे हाल हो गए तो लुई 16 ने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे भैया अब मान लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार मार के आधा कर देंगे। फाइनली 14 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुई थी, उन्होंने मिलके एक ये डिसाइड किया कि आज से टैक्सेस अबॉलिश किए जाते हैं और ये जो भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है अब हम इसको नहीं सहेंगे। लुई 16 ने कहा ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बात को मानता हूं और आज से मेरी पावर्स में अपनी अंधाधुंध पावर यूज नहीं करूंगा, जो भी मैं करूंगा आपसे पूछ के करूंगा। और इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस में अब जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था वो खत्म हुआ। खैर ये चैप्टर का पहला पार्ट है, अभी इसके आगे हम और पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टाइमलाइन बना रखी है आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप लोग एक बार पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब ये सिर्फ टाइमलाइन देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट में क्या हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ मैं इस चैप्टर की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको यूज़ करके पढ़ सकें। थैंक यू।